हेलो डियर स्टूडेंट्स, अग्निपथ कोर्स में आपका स्वागत है। मैं एलबी मिश्रा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने है एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज का हम लोग का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा कि आज जैसे रिलेटिव मोशन में जो भी बातें हैं उनमें क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करना है, एक हल्का सा ब्रीफ जो है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। एंड देन रिलेटिव से किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें एक एक करके प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि रिलेटिव मोशन की बात है, तो रिलेटिव मोशन को ब्रॉडली अगर देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, वन डी मोशन एंड वन डी रिलेटिव, वन डी रिलेटिव एंड टू डी रिलेटिव। अब इन दोनों कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ स्पेशल वैरायटी जैसे स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर रिलेटिव में, उनको मैंने अलग से कैरेक्टराइज कर दिया है। कि जैसे इसमें रिवर सिमर के प्रॉब्लम आते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, रेन विंड प्रॉब्लम हो गया, एयरक्राफ्ट विंड हो गया, या कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक थीम अगर देखा जाए रिलेटिव का, तो रिलेटिव मोशन जो है या रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड करते हैं, और कुछ नहीं, बेसिकली हम लोग का एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, कैसे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, और उसी पे सारी चीजें जो है बेस्ड है। तो एक बेसिक जैसे पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, कि जैसे रिलेटिव मोशन कैसे स्टार्ट होता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, इसकी वेलोसिटी सपोज जो है वी ए दे रखी है, एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसकी वेलोसिटी सपोज वी बी दे रखी है। ठीक है, तो ये दो वेलोसिटीज हैं, दोनों किसी न किसी फ्रेम का रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। तो नॉर्मली जैसे मान लो कि यहाँ पर जो जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये चीज ध्यान होगा, काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ये सब सारी चीजें जो हैं किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। यानी कि जहां से ऑब्जर्वर चीजों को देखेगा, तो जिस प्लेस से ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो भी चीजें ये सब डिफाइंड होती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सभी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती हैं। तो मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, और इनकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी हुई है, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में दी हुई है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है वी ए एंड वी बी। एंड किसी ने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो पहले तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग समझाने का ट्राई करूंगा कि जब हम लोग रिलेटिव की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि उस फ्रेम को रेस्ट में लाना। उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर वहां पे बैठा हुआ, उस फ्रेम पे बैठा हुआ है, यानी कि वो फ्रेम जो है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, वो फ्रेम क्या होता है, पहले रेस्ट में लाना पड़ता है। ठीक है, उसको रेस्ट में मानना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। तो ए और बी की जो भी वेलोसिटी जहां पे डिफाइंड है, इसके लिए बेसिक अजम्पशन ये है कि अगर ग्राउंड को रेस्ट में माना जाए, तो ए की वेलोसिटी वी ए है और बी की वेलोसिटी वी बी है। अब जो है, अगर किसी ने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जब फाइंड करेंगे, यानी कि इस बार हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू बी जब बोला गया, तो बी को रेस्ट में लाना पड़ेगा। एंड बी जो है वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं कि उसको रेस्ट में लाना है, मतलब उसकी वेलोसिटी में से अगर उसी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दें, तब जाकर वेलोसिटी जीरो होगी। तो बी को रेस्ट में लाने के लिए उसकी वेलोसिटी को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में से उसी की वेलोसिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हमें बी की वेलोसिटी में से जो है बी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और जब मैं बी की वेलोसिटी में बी का सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा, तो पूरे दुनिया से वो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू बी, जिस ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे उसमें से बी की वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग डिफाइन करेंगे यहां पे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी,
velocity of A with respect to B, that is equal to VA minus VB. VA माइनस VB, यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब कि उसके अपोजिट वेलोसिटी को ऐड करना होता है। यही हम लोग का बेसिक रूल होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ध्यान होगा कि हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे यहीं पे मान लो कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक तरीका ये हो गया कि दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर लो। डायग्राम अगर प्लॉट करेंगे तो ए की वेलोसिटी हम लोग की ऐसे है, ये हो गया वी ए, एंड बी की वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसे प्लॉट किया है, ये हो गया वी बी। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग दो रूल्स पढ़े थे कि या तो जिस वेक्टर को घटाना है उसका अपोजिट वेक्टर फाइंड करके दूसरे में ऐड किया जाए, या दोनों के टेल्स को जो है दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दे और जिस वेक्टर को घटाना है उस वेक्टर के हेड से जिसमें से घटाना है उसके हेड तक ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि मुझे बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, वीबी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वीबी के हेड से वीए के हेड तक जाने वाला जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस वीबी। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके हेड से स्टार्ट करेंगे और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसके हेड तक जाएंगे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो होपफुली ये पॉइंट तो समझ में आया होगा। तो ये बेसिक थीम यही है, अगर कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी की कोई चर्चा करता है तो बेसिक पॉइंट वही है कि मैंने अगर इसको समराइज करें रिलेटिव मोशन के पूरे को, अगर एक बेसिक एक सिंगल लाइन में बात करें तो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तीन वेक्टर्स का हम लोग को रिलेशन लिखना होता है। उनमें से या तो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके तीसरा वेक्टर बनता है, और नहीं तो दो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरा वेक्टर बनता है। यानी कि बेसिक अगर देखा जाए तो रिलेटिव मोशन में अगर किसी का वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छा है तो फिर वो रिलेटिव मोशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकता है। तो ये रिलेटिव मोशन का बेसिक थीम हो गया। अब इसी को जो है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे दोनों वेलोसिटी है, इसी को 1D मोशन में रहेगा तो 1D मोशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, 2D रहेगा तो 2D के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये हमने एक ओवरव्यू बताया कि यहाँ पर रिलेटिव में क्या क्या चीजें आती हैं, तो 1D रिलेटिव है, 2D रिलेटिव है, फिर इसमें स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स है। तो इन सब से कुछ कुछ चीजें हम लोग जो है फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो पहले चूंकि आसान से स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या करता हूं कि पहले 1D रिलेटिव में कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर 2D रिलेटिव में जो स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं उनमें से कुछ वैसे क्वेश्चंस में फ्रेम करने करके यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करूंगा कि जिनसे वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं 1D मोशन से, 1D रिलेटिव से। और 1D रिलेटिव में भी जैसे बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो कराऊंगा जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन से रिलेटेड होंगे, और उनमें एक्सेलरेशन का भी कुछ पार्ट में ऐड करने का ट्राई करूंगा। तो जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो कि सपोज एक लिफ्ट की कंडीशन दे रखी है, एंड इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है। टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 ये लिफ्ट यहां से ऊपर चलना स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट क्या है? 0, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चलना स्टार्ट किया, और जैसे ही लिफ्ट ऊपर चलना स्टार्ट किया, यहां से इस ब्लॉक को किसी ने ऊपर थ्रो कर दिया, एंड इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो कर दिया। ठीक है, एंड इस लिफ्ट की जो हाइट है
ये दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का जो है ढांचा हो गया कि जैसे एक लिफ्ट टी इक्वल टू 0 पे ग्राउंड से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंड इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट के अंदर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, और किसी ने पूछा, मान लो कि अगर ये कोई पूछे कि इस लिफ्ट के सीलिंग और इस पार्टिकल के बीच में मिनिमम गैप कितना होगा, फाइंड द minimum gap between the block and the ceiling of the lift। इस ब्लॉक और इस लिफ्ट के सीलिंग के बीच में मिनिमम गैप क्या होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये पूछ सकता है कि ब्लॉक जो है ये ब्लॉक के सीलिंग से टकराएगा कि नहीं टकराएगा। या जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो पूछ सकता है कि ये उससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम गैप पूछ सकता है, वो मिनिमम गैप आने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू 0 के बाद कितना टाइम लगेगा, ये टाइम का कैलकुलेशन पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब देखो, जब भी ऐसे, मेरा मानना ये है, जब भी ऐसे कुछ केस आए कि जैसे कोई लिफ्ट है, कोई मूविंग ट्रॉली है, कोई मूविंग कंपार्टमेंट है, ट्रेन कंपार्टमेंट है, उसमें मोशंस हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू दैट मूविंग फ्रेम चीजों को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो फ्रेम मूव कर रहा है पहले उसको रेस्ट में लेके आते हैं, उसके वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन को बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ब्लॉक हम लोग का मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे अगर कोई पूछे कि ये हम लोग का पूछ रहा है कि लिफ्ट के सीलिंग और इसके ब्लॉक के बीच में कितना मिनिमम गैप होगा। अब हम लोग का जो है लिफ्ट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सारी सिचुएशन दी हुई है, इस ब्लॉक का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सारी सिचुएशन दी हुई है। हमें सिचुएशन फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इस ब्लॉक की सिचुएशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो पहले लिफ्ट को रेस्ट में लेके आएंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर फाइंड किया जाए, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट तो रेस्ट में आ गया, लिफ्ट को रेस्ट में लेके आएंगे एंड इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट तो 0 है ना, तो लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेलोसिटी तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर बात करें तो सेम रह जाएगा। अब लिफ्ट रेस्ट में आ गया, तो लिफ्ट के अंदर ये फेंका गया है कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक फेंका गया जी। ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड और इस लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर दो वेलोसिटी या दो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब रिलेटिव फाइंड करते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और अगर वहीं सेम डायरेक्शन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट है, जब इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, और घटाने का मतलब उल्टा करके जोड़ेंगे। तो इसका अपोजिट वेक्टर फाइंड करके ऐड करेंगे तो पहले से जी डाउनवर्ड है और इसका अपोजिट करके जोड़ देंगे तो ये भी डाउनवर्ड आ जाएगा। यानी कि अब इसका एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया जी, पहले से 10 है और ये 5 और इसमें ऐड हो गया, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा ये हो गया कि एक लिफ्ट रेस्ट में है जिसमें ग्राउंड से इसके फ्लोर से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसके अंदर जो रिटार्डेशन है, जो बेसिकली जी की वैल्यू है, जी इफेक्टिव जो है
वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लिफ्ट मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा, जब मिनिमम गैप की जब बात कर रहे हैं कि मिनिमम गैप क्या होगा, तो जब ये ब्लॉक लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे होगा तब इसके बीच में मिनिमम गैप होगा। अब मैक्सिमम हाइट देख लो, एच मैक्स हम लोग फाइंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 15, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 एंड अपॉन 30। ठीक है, ये आ गया 10/3 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो है 10/3 मीटर, तो यहां से 10/3 मीटर ये जो है ये 10/3 मीटर ये रहा होगा नहीं, तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है ये ब्लॉक 10/3 मीटर ऊपर तक गया होगा। यानी गैप कितना बच गया जी, 5 में से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो 5 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैप जो है कितना आएगा, गैप इज 5 माइनस 10/3, तो 15 माइनस 10 5/3 मीटर जो गैप आएगा वो 5/3 मीटर का आएगा, 5/3 मीटर, इतना मिनिमम गैप बच गया जी। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी में जैसे पूछ देगा कि थ्रो करने के कितने टाइम बाद मिनिमम गैप आया होगा, तो थ्रो करने के कितने टाइम बाद अगर कोई पूछे तो जितने टाइम में ये ब्लॉक अपने मैक्सिमम हाइट पे गया विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे गया होगा उतना ही टाइम लगा होगा। तो टाइम टी जो है ये हम लोग का 1D का स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं और रिटार्डेशन अगर a है तो उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में जो टाइम लगता है u बाई ए लगता है, या मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम u बाई ए लगता है। ठीक है, तो यहां पे जो रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू क्या है, 15 है ना। तो टाइम की अगर बात करें तो यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा होगा दैट इज टाइम टी इज u अपॉन ए 10/15, दैट इज 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड बाद थ्रो करने के 2/3 सेकेंड बाद जो है ये सिचुएशन आ गई होगी। तो ये बेसिक एक 1D मोशन का एग्जांपल था कि 1D मोशन में जैसे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, एक लिफ्ट मूव कर रहा था और एक ब्लॉक मूव कर रहा था, वेलोसिटी भी है एक्सेलरेशन भी है, और विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट चीजों को देखना था। तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है मैंने इसका पहले वेलोसिटी फाइंड किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया और तब देख लिया कि मिनिमम गैप क्या होगा। तो लिफ्ट के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कोई लिफ्ट जा रहा है, 1 सेकंड बाद उसमें से कोई चीज टूट के नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तब के बाद के कैलकुलेशंस क्या होंगे। तो सिंपल सा रूल होता है कि जब से ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है, जब से मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे लिफ्ट की सिचुएशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लॉट कर लो। देन लिफ्ट को रेस्ट मान के उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों उस ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब क्वेश्चन सिंपल सा हो जाए कि एक जो है लिफ्ट रेस्ट में है और उसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दी रहेगी और फिर सिंपल जो है जो भी 1D मोशन के रूल्स हैं उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो कि ये पूछे जाए कि जैसे एक टावर है, इस टावर की हाइट 200 मीटर दे रखा है, ठीक है, 200 मीटर हाइट इज 200 मीटर। दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, ठीक है। एट द सेम टाइम टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए को नीचे थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड पार्टिकल बी को ऊपर थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो एक पार्टिकल को नीचे थ्रो कर दिए और एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर दिए, सेम लाइन पे दोनों पार्टिकल जा रहे हैं। ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, एट t इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द पोजीशन from the ground at which both the particles will collide। ग्राउंड से कितने हाइट पे, ग्राउंड से किस पोजीशन पे दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम किए जाते हैं कि जैसे किसी टावर से पार्टिकल को फेंक दिया, नीचे से पार्टिकल को फेंक दिया, उनका कैलकुलेशन करना होता है कि किस पोजीशन पे कोलाइड करेगा, जस्ट बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या रही होगी, ये तमाम बातें, कितने टाइम बाद कोलिजन हो जाएगा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो कैसे इसको अप्रोच क्या होता है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट जो है एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर रिलेटिव का यूज नहीं करते हैं तब तो दोनों की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, दोनों की इक्वेशंस को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिलेटिव का फायदा यह है कि रिलेटिव मोशन से जो अगर हम लोग जाएं, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट मान लेंगे और केवल दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसी के मोशन को डील करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला, सब अप्रोच क्या होता है कि जब भी रिलेटिव हम लोग सॉल्व करते हैं तो जिनका रिलेटिव देखना है उन दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सबको जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया हुआ है पहले मार्क कर लेते हैं। तो इन दोनों का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। वेलोसिटी है 20 एंड 30 एंड एक्सेलरेशन की जहां तक बात है तो एक्सेलरेशन दोनों का जी डाउनवर्ड है, तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड और इसका भी एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सिचुएशन दिया है जी। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आइदर ए को रेस्ट मान लेना होगा, नहीं तो बी को रेस्ट मान लेना होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट में पहले मानेंगे। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू ए चीजों को देखता हूं। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए पहले इसको फाइंड करते हैं ए के रेस्पेक्ट में। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए फाइंड करेंगे तो ए तो रेस्ट में आ गया ना, यानी कि अब सिचुएशन ये हो गया कि ये हम लोग का टावर है और एक पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए यहां पे रेस्ट में है, ठीक है। एंड नीचे से एक पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है, पार्टिकल बी। पार्टिकल बी को नीचे से थ्रो कर रहे हैं। अब ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों लिखना होगा। तो ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, यानी कि 30 पहले से और ये 20 ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये हो जाएगा 30 + 20 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो ये भी जी डाउनवर्ड है और ये भी जी डाउनवर्ड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन है, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ना। आगे के लिए एक चीज मैं बता रहा हूं कि चाहे 1D मोशन का केस हो या प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो, अगर कभी भी दो पार्टिकल एयर में है और कोई पूछे कि एक के रिलेटिव दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है तो दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का हमेशा 0 रहेगा। तो एक के रिलेटिव दूसरे का एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, यानी कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जो है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि वो दोनों एयर में है। तो ये जो बी है, बी कांस्टेंट वेलोसिटी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक इसको कांस्टेंट वेलोसिटी जाना है और कितना ऊपर तक जाना है, 200 मीटर। तो जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टी जो होगा दैट इज 200/50, 4 सेकेंड। 4 सेकंड में पार्टिकल वी जो है ए से टकरा जाएगा। तो इनका कोलिजन का जो टाइम रहा होगा टी इक्वल टू 0 पे फेंका गया, आफ्टर 4 सेकंड ये दोनों कोलाइड कर गए होंगे। एंड अगर 4 सेकंड बाद इनका कोलिजन हुआ, 4 सेकंड में पार्टिकल बी का जो भी पोजीशन रहा होगा ऊपर, वहीं उसकी कोलिजन पॉइंट रहेगा। तो पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में फाइंड कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो पोजीशन आएगी, जो हाइट आएगी, वही पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएंगे। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी दैट इक्वल टू ut + ½ at²
अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो 30 और इंटू टी कितना आया था 4 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी डाउनवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं तो जी डाउनवर्ड है माइनस रहेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये रहेगा, ये आ गया 30 इंटू 4 120 और माइनस ये 5 से कैंसिल हुआ 16 इंटू 5 80 दैट इज 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो है 40 मीटर है, यानी कि बी जो है ग्राउंड से 40 मीटर एबव रहा होगा। जब कोलिजन हुआ तो बी ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर होगा, और अगर बी ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है तो वहीं तो कोलिजन पॉइंट होगा, यानी कोलिजन जो है ग्राउंड से 40 मीटर एबव इधर कहीं हुआ होगा। ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर जो है ये कोलिजन पॉइंट है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे अगर कोई पूछ दे कि कोलिजन से जस्ट पहले दोनों की वेलोसिटी क्या रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कोलिजन से जस्ट पहले दोनों की वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी दे ही रखा है, एक्सेलरेशन दे ही रखा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद दोनों की वेलोसिटी फाइंड कर लेना है। तो जैसे पार्टिकल बी का अगर फाइंड करें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आफ्टर 4 सेकेंड, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लेगा, तो u कितना है 30 और माइनस जी टी 10 और इंटू 4 कितना आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि माइनस है। देखो अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना है, 30 मीटर पर सेकेंड को मैंने पॉजिटिव माना है, और ये माइनस है, यानी कि जब कोलिजन हुआ होगा तब पार्टिकल बी भी नीचे ही आ रहा होगा, और वो तो डायरेक्ट दिख रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, जी रिटार्डेशन दे रखा है, 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्डेशन होगा तो 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और 1 सेकंड बाद जो है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड रहा होगा, तो पार्टिकल बी जो है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड आ रहा होगा। पार्टिकल ए की बात करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, तो ये तो पहले से ही डाउनवर्ड है, माइनस लिख लो, तो माइनस 20 और माइनस 10 और इंटू टी कितना था 4, तो माइनस 40 और माइनस 20 माइनस 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पार्टिकल ए जो है 60 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि दोनों पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो दोनों पार्टिकल किस लोकेशन पे जाके टकराएंगे, टकराने के टाइम में उनकी वेलोसिटी क्या रही होगी, और टकराने में कितना टाइम लगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का यूज करके हम लोग जो है 1D रिलेटिव का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही चाहें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का यूज करके हम लोग चाहें तो 2D रिलेटिव का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 2D रिलेटिव में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व कराता हूं। जैसे तीन पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल है ए बी एंड सी, एंड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टेक्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों फॉर्म कर रहे हैं ऐसे। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो है t इक्वल टू 0 पे इसका साइड का लेंथ दे रखा है a। ठीक है, ये एट t इक्वल टू 0 का केस है। ठीक, अब कंडीशन ये है कि तीनों पार्टिकल जो हैं कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट किए। कंडीशन ये है कि ए को हमेशा बी के टुवार्ड्स जो है, बी के टुवार्ड्स जो है हमेशा मूव करके जो है उसको अप्रोच करना होगा। बी हमेशा जो है सी के टुवार्ड्स भागेगा, और सी हमेशा ए को टुवार्ड्स जो है पॉइंट करके दौड़ेगा। अगर ये तीनों पार्टिकल जो हैं कंसेक्यूटिव पार्टिकल जो हैं एक दूसरे को फिक्स स्पीड से अगर अप्रोच करते हैं तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने टाइम बाद ये तीनों पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, और तीनों पार्टिकल मिलने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा बिफोर दे मीट, t इक्वल टू 0 के बाद।
अब सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो एससी वर्मा की जो बुक है, एससीवी सर की जो बुक है, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल में, काइनेमेटिक्स में सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया हुआ भी है। तो अगर देखा जाए कि इसमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो कंडीशन पहले ड्रॉ करते हैं। तो कंडीशन में क्या है कि जैसे पार्टिकल ए जो है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे, तो पार्टिकल ए बी के टुवार्ड्स जो है, ऐसे जो है बी के टुवार्ड्स कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है, बी जो है सी के टुवार्ड्स कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है, और सी ए के टुवार्ड्स कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन टी इक्वल टू 0 की है। लेकिन तुरंत ये सिचुएशन थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बी यहां पे आएगा, अब ए को इस लाइन के लॉन्ग दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बी को इस लाइन के लॉन्ग जाना पड़ेगा, सी को इस लाइन के लॉन्ग जाना पड़ेगा, यानी कि तुरंत वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब बी जो है ऐसे जो है इसके टुवार्ड्स ऐसे जा रहा होगा, सी इसके टुवार्ड्स ऐसे जा रहा होगा, और ए इसके टुवार्ड्स ऐसे जा रहा होगा, यानी कि तुरंत डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर यहाँ पे डायरेक्शन इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, तो बी इधर जाना स्टार्ट करेगा, सी इधर जाना स्टार्ट करेगा, ए इधर जाना स्टार्ट करेगा, और ऐसे हमेशा ये तीनों पार्टिकल जो हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हुए और धीरे धीरे अप्रोच करते हुए जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड पे जाके मीट कर जाएंगे। अगर इनका पाथ ड्रॉ किया जाए, थोड़ा सा और हम लोग प्लॉट करें, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ये यहाँ पे गया ऐसे, बी अब ऐसे इसके टुवार्ड्स गया, सी इसके टुवार्ड्स गया, ए इसके टुवार्ड्स गया, फाइनली यहाँ पे मीट कर गया। तो अब ऐसे में पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए की अगर कोई बात करे कि पार्टिकल ए कैसे जो है मूव किया, तो पार्टिकल ए जो है यहां से मूव करते हुए और ऐसे आके सेंट्रॉयड पे गया, पार्टिकल भी यहां से मूव करते हुए ऐसे आके सेंट्रॉयड पे पहुंचा, पार्टिकल सी यहां से मूव करते हुए ऐसे आके सेंट्रॉयड पे पहुंचा। ऐसे तीनों पार्टिकल जो है सेंट्रॉयड पे मीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि तीनों पार्टिकल को मिलने में कितना टाइम लगेगा, और मिलने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तीनों पार्टिकल जो है डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेंगे, ये दो क्वेश्चन है। तो पहले टाइम टू मीट हम लोग फाइंड करते हैं। तो टाइम टू मीट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन पार्टिकल हो गए जी, दिस इज बी, ए एंड सी। एंड चूंकि हमेशा ये तीनों पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंगल्स जो हैं ये हमेशा 60 डिग्री रहेंगे। ठीक है, ये एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर ए और बी का फाइंड करना है, तो बी जो है, बी पार्टिकल इधर जा रहा है बी वेलोसिटी से, ए पार्टिकल इधर जा रहा है बी वेलोसिटी से। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो इधर कंपोनेंट आएगा v cos 60, और इधर कंपोनेंट आएगा v sin 60। एंड जो सिचुएशन ए और बी की आएगी वही सिचुएशन बी और सी की है, और वही सिचुएशन सी और ए की है। ठीक है, सबकी तो सेम सिचुएशन है दो की। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए बी का फाइंड करेंगे वहीं बी सी का होगा और वहीं सी ए का होगा। तो किसी एक का फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहां पे सिंपल सी बात है कि पार्टिकल ए, इस लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, उसके लॉन्ग पार्टिकल ए आ रहा है वी वेलोसिटी से, पार्टिकल बी जा रहा है v cos 60 से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है तो ऐड होगी ना जी। तो v प्लस वी cos 60 कितना हो गया जी, ये हो गया cos 61/2, v प्लस v/2 कितना हो गया जी, 3v/2, ये आ गया 3v/2। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इतना आ गया, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा रहेगा जब तक के दोनों पार्टिकल मिल नहीं जाते, तब तक के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही वर्टेक्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही कॉर्नर्स हैं, और हमेशा जो है ये हम लोग का जो है एंगल हमेशा 60 मेंटेन रहेगा। अब इनको मीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ए और बी को अगर आपस में मिलना है तो इनको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, ए। तो टाइम टू मीट अगर फाइंड किया जाए, तो टाइम टू मीट
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट a, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है 3v/2, यानी किया जाएगा 2a अपॉन 3v। इतने टाइम बाद जो है हर एक पार्टिकल मिल जाएंगे। जितनी देर में a और b मिलेंगे, सेम टाइम में b और c मिलेंगे, और सेम टाइम में c और a मिल जाएंगे, यानी कि सेम टाइम में तीनों पार्टिकल जो है यहां पे सेंट्रॉइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तीनों पार्टिकल जो हैं, जब तक तीनों मिल नहीं जाते उतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ अगर फाइंड करने बैठेंगे यहाँ पे, तो पाथ तो यहाँ पे एक मतलब ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव करते हुए जा रहे हैं। इस पाथ की ना तो इक्वेशन है ना कुछ है, तो नहीं फाइंड कर पाएंगे वैसे। तो अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक के ये तीनों पार्टिकल आपस में नहीं मिलते, तब तक हर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा था। तो अगर स्पीड कांस्टेंट v दिया हुआ है और कितनी देर तक इनको चलना है और टाइम भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड v और इनटू टाइम नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज इक्वल टू स्पीड v और इंटू टी, दैट इज v और इंटू 2a अपॉन 3v। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a/3। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल जो है ये आएगा 2a/3। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा सबको। अब इस टाइप के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का केस है, इसी को स्क्वायर पे 4 पार्टिकल के लिए सॉल्व कर सकते हो, इसी को पेंटागन पे सॉल्व कर सकते हैं 5 पार्टिकल के लिए, इसी को रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो किसी भी ज्योमेट्री दिया रहेगा, एक हम लोग का जो है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री दिया रहेगा, और उसमें हर एक पार्टिकल के साथ अगर कंडीशन इंपोज कर देंगे कि सामने वाले पार्टिकल के टुवार्ड्स हमेशा दौड़ना है, तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि किसी भी दो पार्टिकल का पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मिलना है तीन को, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी दो कंजिक्यूटिव का फाइंड कर लेंगे, और जो दो कंजिक्यूटिव का आएगा वही सभी जो है किसी भी दो कंजिक्यूटिव का वो सेम ही आएगा। तो दो पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया, और दो पार्टिकल के बीच में इनिशियल गैप कितना वो फाइंड कर लेंगे। उस इनिशियल गैप को खत्म होने के लिए जो टाइम होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या गैप अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और एक बार टाइम आ गया, कितना डिस्टेंस जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, कहां पे मिलेगा, वो सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बाद जैसे एक क्वेश्चन जैसे हम लोग जो है यहाँ से, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रिवर्स सिमर प्रॉब्लम जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब रिवर्स सिमर प्रॉब्लम में केस क्या होता है, अगर देखा जाए जैसे वेलोसिटी की अगर बात करें, तो रिवर्स सिमर प्रॉब्लम में टोटल अगर वेलोसिटी अगर देखें तो 3 वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि रिवर को अगर रेस्ट माना जाए, फ्लो को अगर जीरो माना जाए, तब स्टीमर की वेलोसिटी, यानी कि स्टीमर जिस वेलोसिटी से तैरने का ट्राई कर रहा हो वेलोसिटी। एंड इन दोनों को मिलाकर फाइनली आता है वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि रिवर की वेलोसिटी हो गई, स्टीमर कितनी वेलोसिटी से ट्राई कर रहा हो वेलोसिटी हो गई, और ये दोनों कंबाइन होकर जाते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि इक्वेशन अगर लिखा जाए तो इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्टीमर with respect to river that is equal to velocity of steamer और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो इसी को ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ स्टीमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो है ऐसे लिख सकते हैं।
यानी कि अगेन जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी में हमें बस ये देखना होता है कि 3 वेलोसिटी जो है इनमें से किन दो को ऐड करके तीसरी वेलोसिटी आएगी या किन को सब्ट्रैक्ट करके तीसरी वेलोसिटी आएगी। तो ये हम लोग का मेन मोटिव होता है। अब जैसे क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है देखते हैं हम लोग। तो जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मैं कराने का ट्राई करूंगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि सपोज एक रिवर की कंडीशन दे रखी है और रिवर की फ्लो वेलोसिटी ये दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 माइल पर आवर। ठीक है, एक रिवर जो है 3 माइल्स पर आवर से जो है ये फ्लो कर रही है। ठीक है, एंड सपोज ये कोई पहाड़ी रिवर है जिसमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कुछ आगे डिस्टेंस पे एक वाटरफॉल है जिसमें रिवर फॉल करके जा रही है। ठीक है, तो एक बटालियन है जो कि इस रिवर को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। सपोज बटालियन यहां से रिवर को क्रॉस करने का ट्राई किया एंड जहां से रिवर को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है वहां से 300 फीट आगे 300 फीट डाउन द स्ट्रीम ये वाटरफॉल है। यहां से जो है नदी ऐसे नीचे जा रही है। ठीक है, नदी वाटरफॉल में गिर रही है। तो 300 फीट आगे जो है रिवर जो है वाटरफॉल में गिर रही है। ठीक, ये कंडीशन है। अब इस बटालियन को जो है टारगेट दिया गया कि सभी जो भी बटालियन में जो सोल्जर्स हैं सबको इस रिवर को मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस कर जाना है। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करने के लिए कंडीशन ध्यान होगा रिवर स्विमर का कि अगर किसी को कोई रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो फ्लो के परपेंडिकुलर हमेशा तैरने का ट्राई करना होगा, तब जाकर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है। यानी कि बटालियन के जितने भी लोग हैं उनको फ्लो के परपेंडिकुलर ऐसे तैरने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो वीएसआर की डायरेक्शन दे दी गई है। ठीक है, वीएसआर की डायरेक्शन पता चल गया। अब कंडीशन ये है कि मिनिमम तैरने की कैपेसिटी क्या हो, किसी भी सोल्जर का मिनिमम तैरने की कैपेसिटी क्या रखी जाए ताकि कोई भी सोल्जर जो है इस वाटरफॉल में जो है वॉश आउट ना हो जाए, कोई भी सोल्जर जो है इस वाटरफॉल के अंदर ना गिर जाए। उसके लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी से उसको तैरना चाहिए। तो अब देखो यहां पे लॉजिक क्या है कि एक रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर को क्रॉस करते हुए जब इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे तो जब इसको फ्लो के परपेंडिकुलर तैरने का ट्राई करेंगे तो रिवर के फ्लो की वजह से धीरे धीरे आगे भी शिफ्ट होते जाएंगे ना। तो धीरे धीरे ऐसे आगे शिफ्ट होते होते इधर क्रॉस करेंगे। अगर कोई सोल्जर, कोई भी सोल्जर यहां तक भी अगर रिवर को क्रॉस कर जाता है तब मान सकते हैं कोई सेफली चला गया। लेकिन अगर यहां के बदले इधर आ गया तब तो वाटरफॉल में चला गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस कोई भी स्विमर जो है जब इस रिवर को क्रॉस करेगा उसका जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 300 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है 300 फीट से ज्यादा हो गया तो फिर तो वाटरफॉल में चला जाएगा। तो पहले टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड करते हैं। तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए हाँ, इस रिवर का विड्थ दे रखा है 500 फीट। तो इस रिवर का विड्थ है 500 फीट। ठीक, अब इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टी कितना होगा, विड्थ अपॉन वीएसआर। तो विड्थ हो गया 500 फीट एंड अपॉन वीएसआर। ठीक है, ये हो गया टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर आ गया। अब इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है 300 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे स्विमर तैरते हुए आगे जाएगा वैसे इस रिवर की फ्लो वेलोसिटी जो है उसको आगे धक्का देते जाएगी। तो ड्रिफ्ट जब फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना आएगा जी, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी टाइम और इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वी आर 3 माइल पर आवर और इनटू टाइम, टाइम कितना है 500 फीट
अपॉन VSR, ये होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, इसके नदी के वाटरफॉल में नहीं गिरने के लिए जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट फाइंड किए उसको 300 फीट से कम होना चाहिए। 300 फीट से अगर ज्यादा हो गया तो फिर तो वाटरफॉल में चला जाएगा। तो फॉर सेफली क्रॉसिंग, फॉर द सेफ क्रॉसिंग horizontal drift should be less than equal to 300 फीट। 300 फीट से इस हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को कम होना पड़ेगा। एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, VSR चाहिए तो 300 से 300 भी कैंसिल हो गया, यानी कि VSR इज ग्रेटर देन, VSR इधर गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइल पर आवर। VSR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइल्स पर आवर। यानी इसको अगर सेफली क्रॉस करना है, अगर इस रिवर को सेफली क्रॉस करना है तो हर एक स्विमर की जो मिनिमम तैरने की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 5 माइल पर आवर होना चाहिए। इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तभी सेफली क्रॉस कर सकता है। इससे अगर कम वेलोसिटी हो गया तो वो वाटरफॉल में फॉल कर जाएगा। तो होपफुली क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। अब इसमें कंडीशन दिया कि जैसे एक रिवर है, इसका विड्थ जो है, विड्थ ऑफ द रिवर ये डी दे रखा है, और एक सपोज वीआर वेलोसिटी से, वीआर वेलोसिटी से ये रिवर फ्लो कर रही है। एक स्विमर जो है, एक स्विमर इस रिवर को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है यहां से, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया एंड दिस इज पॉइंट बी। अब दो कंडीशंस दी हुई है जी। एक बार स्विमर ने क्या किया कि इस रिवर को ए से बी तक सीधे क्रॉस करके गया, यानी कि बी पॉइंट पे क्रॉस कर गया। बी पॉइंट पे क्रॉस करने के लिए इसको हमेशा ऐसे तैर के जाने का ट्राई करना पड़ा होगा। ऐसे तैरते हुए गया और ऐसे तैरते तैरते यहां पे क्रॉस कर गया, और यहां से यहां जाने में इसको जो टाइम लगा वो स्मॉल टी टाइम लगा, ठीक है। स्मॉल टी टाइम में यहां से यहां तक क्रॉस कर गया, ठीक है। दूसरी बार जो है यही सेम स्विमर डाउन द स्ट्रीम गया, सेम डिस्टेंस डी, जो है डाउन द स्ट्रीम गया, ठीक है। और डाउन द स्ट्रीम डिस्टेंस डी जाने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी लग रहा है। तो यहां से डी डिस्टेंस इस विड्थ को क्रॉस किया, उसमें उसको स्मॉल टी टाइम लगा। यहां से डाउन द स्ट्रीम जो गया उसको टाइम जो है कैपिटल टी लगा। एंड इसके तैरने की जो कैपेसिटी है वो VSR दे रखा है, ठीक है। स्विमर की तैरने की कैपेसिटी या स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है VSR दे रखा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड VR अपॉन VSR। वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इनका रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है जी। अब चलो चलते हैं, यहाँ पे टाइम का जो इंफॉर्मेशन दिया उसका यूज करते हैं पहले। तो ये ध्यान होगा, अगर रिवर स्विमर प्रॉब्लम पढ़े हैं तो ये ध्यान होगा कि यहां से यहां जाने में जो टाइम होता है ये होता है कि जस्ट अपोजिट एंड पे क्रॉस करने का टाइम। तो इसका ध्यान होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट पे क्रॉस करना है तो ये टाइम टी क्या होता है जी, दैट इज विड्थ डी अपॉन अंडर रूट VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये टाइम टी का फॉर्मूला याद होगा शायद। तो जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट पर अगर क्रॉस करना है, किसी भी स्विमर को जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट पर अगर क्रॉस करना है तो क्रॉस करने का टाइम आता है डी अपॉन अंडर रूट VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। एंड यहां से यहां जाने का टाइम कैपिटल टी दिया है ना, तो जब ऐसे डाउन द स्ट्रीम गया होगा
तो डाउन द स्ट्रीम जाने में रिवर की वेलोसिटी वीआर है और वीएसआर ये भी है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, वीएसआर एंड प्लस वीआर हो गया होगा ना। यानी कि जो टाइम कैपिटल टी होगा ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है डी और वेलोसिटी क्या है वीएसआर प्लस वीआर, तो डिस्टेंस डी अपॉन वीआर, वीएसआर प्लस वीआर। ये इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दे रखा है जी। अब इन्हीं दोनों का यूज करके बोला है कि जो वीआर और वीएसआर है उनका रेशियो क्या होगा, तो क्या लगता है नहीं फाइंड कर सकते अब। अब तो इक्वेशन डायरेक्ट है, इन दोनों इक्वेशन को पहले डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए तो केवल डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा डी डी कैंसिल, ये हो जाएगा वीएसआर प्लस वीआर अपॉन अंडर रूट वीएसआर स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर दैट इज, ये हो जाएगा वीएसआर प्लस वीआर का होल स्क्वायर एंड अपॉन वीएसआर स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी करेंगे तो एक तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर दैट इज वीएसआर प्लस वीआर अपॉन वीएसआर माइनस वीआर, ये होगा ना जी, ठीक है, एक टर्म कैंसिल हो गया। एंड अब देखो यहां पे मुझे रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है वीआर अपॉन वीएसआर का, तो वीआर अपॉन वीएसआर का रेशियो पूछा है तो अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज किया जाए तो ऊपर हमें वीआर लाना है, इसको ले जाकर ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वीएसआर वीएसआर कैंसिल होगा, वीआर ऐड होकर 2वीआर हो जाएगा। तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्मॉल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन स्मॉल टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2वीआर अपॉन इसमें से ये सब ये जो है ऐड करेंगे तो वीआर वीआर कैंसिल होगा, 2वीएसआर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास रेशियो आ गया जो वीआर अपॉन वीएसआर दैट इज इक्वल टू स्मॉल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर, ये आया होगा जी। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो रिवर्स सिमर प्रॉब्लम में अगर बात करें तो रिवर्स सिमर प्रॉब्लम में यही चीजें देखनी होती है कि टोटल 3 वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन्हीं का आपस का रिलेशन देखना होता है और उन पे जो कुछ एक दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर एट अपोजिट एंड पॉइंट, इनसे बेसिक फॉर्मूले से यूज करके हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर ये सब एक दो बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो रिवर सिमर प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था, आज के वीडियो में मैंने 1D मोशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन की बातें कुछ सॉल्व की, फिर 2D मोशन में भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह कैसे डील करते हैं उसका भी डिस्कशन किया, और रिवर्स सिमर प्रॉब्लम जो है स्पेशल प्रॉब्लम्स मैंने कुछ कैटेगरी डिवाइड किया था, रिवर्स सिमर प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग टैकल करते हैं उसका मैंने डिस्कशन किया। तो अभी के वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो हम लोग स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे रेनमैन प्रॉब्लम हो गया और रेन विंड प्रॉब्लम हो गया, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम हो गया, उन सब तमाम बातों को जो है एक साथ समराइज करके ये जो टॉपिक है इसको फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ।